छात्राएं, पूजा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। दौरान 8 विषय हिंदी में इकाई 1 पत्र एवं डायरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्र का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो आज हम ऐसे पत्र लेखन पढ़ेंगे। निमंत्रण पत्र यानी कि हमारे घर पे कुछ अवसर रखा हो और हम अपने मित्र, अपने बड़े को या किसी को निमंत्रण देने के लिए पत्र लिखते हैं। तो एक ऐसा पत्र है जिनमें जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखा है। तो ये निमंत्रण पत्र आज हम पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। नेवू बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत 394210, 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। इस तरह पत्र लिखने से पहले हमें क्या करना है? पहले उनका सरनामा लिखना है। बाद में किस तारीख को हमने पत्र लिखा वो तारीख लिखनी है और किस मित्र के लिए को लिखना है निमंत्रण पत्र, उसका पहले हम नाम लिखेंगे और बाद में हम अपना पत्र में जो जिसके लिए बारे में निमंत्रण पत्र लिखते हैं वो सब इसमें पत्र में लिखना चाहिए और बाद में उसको अपना इस पत्र के बाद में हम क्या लिखते हैं? अपना नाम। शब्दार्थ: रिश्तेदार, सगे संबंधी, उपस्थित, हाजिर। आगमन यानी कि आना। अब हम लिखेंगे बधाई पत्र, यानी कि किसी की सालगिरह के बधाई पत्र लिखना है, जन्मदिन की पर बधाई पत्र लिखना है, किसी को कुछ प्राप्त हुआ हो, कुछ मेडल प्राप्त हुआ हो, कि कोई अच्छे मार्क्स पे पास हुआ हो, तो हम बधाई पत्र लिखते हैं। तो बधाई पत्र कैसे लिखते हैं ये यहाँ दिखाई देता है, यहाँ लिखा हुआ है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सालगिरह, जन्मदिन पर बधाई पत्र। शांति सदन,
रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण। पहले क्या लिखा है? यह सरनामा, यानी कि वो कहाँ रहता है उसका सरनामा यहाँ लिखा है। बाद में तारीख लिखी है और किसको बधाई देनी है, वो किस मित्र को बधाई देनी है उसका नाम यहाँ लिखा है। बाद में क्या लिखा है? सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह इस 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी। इस कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं? क्या कहता है कि मेरे पिताजी सुबह दफ्तर जाते हैं, माँ भी बीमार है और दर्शना यानी कि उसकी छोटी बहन है, वो भी बहुत छोटी है और उसको स्कूल जाने का है, इसलिए सबका बोझ मेरे पर ही है। इसलिए मैं ये सब छोड़कर तेरे पास बधाई देने के लिए आ सकता नहीं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ। घर की परिस्थिति को देखकर मैं यहाँ आ सकता नहीं हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं? मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। और बाद में अपना नाम लिखा। इस तरह वह शुभकामना देने न जा सकते हुए भी बधाइयाँ देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है, इसमें भी अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। शब्दार्थ: सालगिरह यानी कि जन्मदिन, दफ्तर यानी कि कार्यालय, मंगल तो शुभ, विवश तो बेबस, चिरंजीव तो दीर्घायु। अब हम लिखेंगे आश्वासन पत्र। कोई किसी परीक्षा में नापास हुआ हो, किसी कोई खेल में नापास हुआ हो, या उनका नंबर नहीं आया और वो निराश हो गया, तो उस मित्र को हम आश्वासन पत्र लिखकर उसे आश्वासन दे सकते हैं। तो एक ऐसा ही एक आश्वासन पत्र है जिसमें एक खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र लिखा है। आश्वासन पत्र लिखने जिस सखी को लिखा है उसका पहले सरनामा लिखा है। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति। अब जिस सखी का पत्र लिखा है आश्वासन देने के लिए, उसका नाम लिखा है प्रिय सखी जागृति। सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो, यानी कि नाकाम रही, तुम विजेता नहीं बने हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगे।
खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। जो होना था वो हो गया, अब आगे की सोचना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति का मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगुने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में ही नहीं, गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगे। अब बाद में क्या लिखने का है? अपना नाम लिखना है। तुम्हारी सखी अवनी। अब अनुमति पत्र, यानी कि हमें स्कूल में से प्रवास जाना हो तो अपने माता पिता से अनुमति लेने के लिए पत्र लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पत्र लिखा है। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। पहले सरनामा, जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। इस तरह हम अपने पिता से प्रवास में जाने के अनुमति लेने के लिए पत्र लिख सकते हैं। अब ये प्रार्थना पत्र, यानी कि हमें स्कूल में से अपने घर में कोई अवसर रखा हो और हमें अपने प्रधान अध्यापक को छुट्टी देने के लिए जो पत्र लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रार्थना पत्र। तो या कहीं जाना हो तो भी हम प्रार्थना पत्र ऐसा लिख सकते हैं। छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। आदरणीय गुरुदेव। सविनय और बाद में क्या हमें किस बारे में छुट्टी लेनी है उसके बारे में अब आगे लिखना है। तो सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ, यानी कि एक ही भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं है। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने के लिए की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। बाद में अपना नाम लिखना है। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25 वर्ग 8A। इस तरह से हम कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक नहीं आना है, कितने दिन छुट्टी लेनी है वो भी यहाँ, और किसके बारे में छुट्टी लेने हैं ये यहाँ
या प्रस्तुत करने से करके ये पत्र लिखना है। शब्दार्थ: एकलौता यानी कि अकेला, फलतः यानी कि परिणामतः, धूम यानी कि धूमधाम, अवकाश यानी कि छुट्टी। अब कार्यालयी पत्र यानी कि हम जा रहे थे उस मोहल्ले में जो कुछ गंदगी फैलाई हुई हो, क्या कुछ हमें पसंद नहीं हो, ऐसा हो रहा हो, और कहा कई मच्छर फैलाए हो या कोई बीमारी ज़्यादा फैलाई हो, तो हम कार्यालय को पत्र लिखते हैं। यानी कि स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र लिखना। तो कैसे लिखा जाता है? तो तारीख 20 मई 2011, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। मान्यवर सभी। अब किस बारे में हमें पत्र लिखना है तो वो यहाँ बताना है। सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। और बाद में अपना नाम लिखना है कि आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। अब व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में क्या है? तो पुस्तकें भेजने के लिए हम पुस्तक विक्रेता को पत्र कैसे लिखा जाता है वो यहाँ बताया जा रहा है। तो पहले तारीख 10 जुलाई 2011, सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। 1. नन्हा कोश श्री रतिलाल नायक, नालंदा विशाल शब्दसागर श्री नवल जी। तीसरी बृहद हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। 4. साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपर्युक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP वैल्यू पेबिल पोस्ट में से भेजें। भवदीय प्रीति शाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 360001 36000001। इस तरह से हमें व्यावसायिक पत्र लिखकर हमें पुस्तकालय से पुस्तक विक्रेता के पास से पुस्तक मंगवा सकते हैं। डायरी लेखन यानी कि डायरी में हम अपना सब कुछ दिन में क्या क्या करते हैं और क्या अपना सब कुछ इसमें लिख सकते हैं। अपने निजी जीवन में प्रतिदिन घटनाएं बनती है वो सब भी लिख सकते हैं। हम कहीं जाते हैं तो हमने क्या क्या बाजार में जाकर आते तो क्या क्या हम लाए और कितने का लाए वो भी हम डायरी में नोट सकते हैं। ये डायरी शब्द क्या है? तो डायरी शब्द एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डायरी के लिए हिंदी में दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें व्यक्तिगतता होती है। यानी कि हम डायरी में अपना
अपने मन में जो कुछ है, अपने साथ जो कि भी घटना बनती है वो भी अंदर लिख सकते हैं। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। यानी कि हम किसी तरीके भी डायरी लिख सकते हैं। हर रोज भी लिख सकते हैं, साप्ताहिक भी लिख सकते हैं और मासिक यानी कि साल भर की भी लिखी जा सकती है। डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी में लेखन करते समय आलोचना, टीका, टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यकता, विस्तार से बचना चाहिए। डायरी लेखन के लाभ। तो डायरी लेखन से क्या लाभ होता है? तो डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शनैः यानी कि हर रोज बुराइयों से बचा जा सकता है। बारी बारी बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती। यानी हमारे साथ कुछ हम बुरा कर सकते हैं तो वो डायरी पढ़कर भी हम वो बुराई करना छोड़ सकते हैं और अच्छाई हमें आ सकती है। अब डायरी लेखन के उदाहरण। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपने डायरी में लिखिए। तो पहले हमने विद्यालय के पहले दिन से ही डायरी लिखनी है। तो कैसे लिख सकते हैं? तो 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजाने आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। यानी कि वार्षिक परीक्षा आने के पहले हमें जो अनुभव है, हम क्या कर रहे हैं, हमें रात दिन जागते हैं, हमें नींद नहीं आती, अरे पेपर में क्या पूछा जाएगा, हम पेपर में अच्छी तरह लिख सकेंगे, हमने जो तैयार किया वैसे ही प्रश्न पूछे। ऐसा हमें जो कुछ है, अगले दिन जो कुछ अनुभव होता है वो अपने डायरी में लिख सकते हैं। तो 5 अप्रैल 2012 राजकोट। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही है। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही थी। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़े देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। तो इस तरह से हम अपने जो अनुभव है हम डायरी में लिख सकते हैं।